MSCI इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होने वाली है। अगर रीबैलेंसिंग हो चुकी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि IRCTC उसमें इंक्लूड हुआ या फिर नहीं हुआ। IRCTC के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिल रही है। IRCTC के अंदर हमें कुछ 150 से 200 मिलियन US डॉलर्स का फंडिंग आते हुए देखने मिलेगा, इनफ्लो आते हुए देखने मिलेगा, अगर वो MSCI इंडेक्स के अंदर जुड़ जाता है तो। IRCTC के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ होते हुए देखने मिली, स्पेशली इन दिस 1 मंथ। तो IRCTC के अंदर अगर हम बात करें तो स्प्लिट तो देखने मिल ही रहा है, बट स्टॉक के अंदर अगर आप देखो सो 800 के नीचे अगर आपको स्टॉक मिलता है सो यू कैन कंसिडर बाइंग द स्टॉक। अदरवाइज अगर आप इस लेवल पर बाय करते हो तो शायद थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, कॉज PE रेशियो इज स्टिल वेरी हाई। एंड बाकी आपको तो पता ही है किस प्रकार से इसका RSI चल रहा है। अगर हम बात करें IRCTC की तो आपको सबसे पहले तो अफवाह देखने मिली कि क्या इसका जो फीस है, कन्वीनियंस फीस है, जिसका 40% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम टिकटिंग कन्वीनियंस फीस से आता है, कन्वीनियंस, सो वो सरकार 50% लेगी। तो दोस्तों इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी देखने मिली। 25% स्टॉक करेक्ट हो गया, फिर बाद में अपडेट आती है पॉजिटिव और स्टॉक ऊपर चले जाता है। फिर बाद में अगले दिन कंपनी बयान करती है कि अगर सरकार ऐसा करती, अगर हमारा 50% रेवेन्यू सरकार ले लेती तो हम अपनी टिकटिंग की प्राइस को बढ़ा देते, तो उनके रेवेन्यू के अंदर कुछ भी घटा बढ़ा नहीं होता, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया था। तो दोस्तों ऐसा उन्होंने कहा था, और कहा था कि आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर फिर से सरकार ऐसा कुछ करती है जिसके अंदर से हमारा रेवेन्यू जो है वो ले लेगी सरकार, तो फिर हम भी हमारे रेवेन्यू को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे टिकट की प्राइस बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। दोस्तों टिकटिंग की प्राइस डबल हो जाती, ये आप समझ कर चलिए, मोर और लेस डबल ही हो जाती, इतना आप समझ कर ही चलिए। 50-60% की गेन तो टिकटिंग प्राइस के अंदर आ ही जाती। तो दोस्तों ये एक चीज़ हो गई। तो जैसे ही उन्होंने ये बयान किया, अगले 2-3 दिन के बाद हमें फिर से अपडेट और रूमर्स आते हुए देखने मिले फ्रॉम दी मार्केट कि क्या गवर्नमेंट फिर से इनका प्लान कर रही है इनकी फीस लेने का, और वो रूमर्स अभी तक चल रहे हैं। अभी तो थोड़े ठंडे हो चुके हैं, लेकिन रूमर्स डेफिनेटली इधर हमें चलते हुए देखने मिल रहे हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। बट दोस्तों जैसा कि उन्होंने एकदम स्ट्रेटेजिकली मूव करते हुए क्या कहा था, उन्होंने है ना सीधा अगले ही दिन कह दिया था कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है, जिसका उनको पता ही था कि ऐसा आने वाले टाइम में फिर से हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में फिर से ऐसा जो रूमर है वो फैल सकता है, तो उन्होंने पहले से ही कह दिया कि ऐसा होता भी है तभी भी हम हमारे टिकटिंग के प्राइस को बढ़ा देंगे। सो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई स्टॉक सस्टेन कर रहा है और उसी लेवल पर आपको एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जाता हुआ देखने मिल रहा है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे जाता हुआ देखने मिल रहा है। और IRCTC ने कुछ इस प्रकार अपने स्प्लिट की जर्नी को बयान किया कि उन्होंने स्प्लिट किया और फिर 2 से 3 दिन बाद अपना रिजल्ट पेश कर दिया, क्योंकि उनका रिजल्ट तो एक क्लास आने ही वाला था, जिसके कारण स्टॉक ऊपर जाता। तो दोस्तों आपको पता ही है कि स्प्लिट के बाद स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव ट्रेंड आता है, या फिर एटलीस्ट वो प्रेशर में तो रहता ही है, कंसोलिडेशन फेज में जाता है, बिकॉज लोग सेल करते हैं। तो उसी को हटाने के लिए स्प्लिट के बाद जो कंसोलिडेशन ना आए उसको हटाने के लिए, स्प्लिट के बाद का कंसोलिडेशन जो है उसको हटाने के लिए उन्होंने थोड़े दिनों के बाद ही अपना Q2 का नतीजा पेश कर दिया। मैंने तो अपनी तरफ से आपको सारा ओवरव्यू IRCTC का दे दिया है। अब आप मुझे बताना कि आपने ये 3 मिनट के वीडियो के अंदर क्या सीखा। अब दोस्तों अगर हम देखें इसका जो रेवेन्यू आया था वो अराउंड अच्छा खासा 385% ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर, और वो रेवेन्यू ग्रो होता ही बिकॉज सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू आया था ये, और रेवेन्यू पिछले सितंबर के अंदर तो कुछ जीरो ही आया था बिकॉज ट्रेन ही चालू नहीं थी। हमें एक्सपेक्टेड तो अच्छा था और उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। अगर हम देखें कल के ट्रेडिंग सेशन में भी इसके अंदर बाइंग ऑर्डर्स लगे हैं, बट बाइंग ऑर्डर्स अराउंड 25,000 के आसपास ही लगे, वो आप देख सकते हो। अगर हम देखें अराउंड 49 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हुई थी कल, जिसके सामने आपको 34% की डिलीवरी बेसिस पर क्वांटिटी माल उठाया लोगों ने। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार से IRCTC के अंदर कारोबार चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हमें पता चलता है कि हमारे स्टॉक के साथ और 6 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी पॉसिबिलिटी MSCI इंडेक्स के अंदर ऐड होने की बहुत ज़्यादा है, जिसके साथ हम सारे स्टॉक्स को रीड कर लेंगे। टाटा पावर के अंदर 250 मिलियन US डॉलर्स का इन्फ्लो आ सकता है, SRF के अंदर 230 मिलियन US डॉलर्स का इन्फ्लो आ सकता है, एम्फेसिस में 200 मिलियन US डॉलर्स का इन्फ्लो आ सकता है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी 200 मिलियन, और माइंडट्री के अंदर भी 200 मिलियन, IRCTC के अंदर थोड़ा सा कम है, 170
121 मिलियन, और जोमेटो जो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर आपको 153 मिलियन का देखने मिल सकता है। बाकी आप यहाँ पर IPCA लेबोरेटरीज और REC लिमिटेड का भी देख सकते हो, 109 एंड 101 मिलियन रिस्पेक्टिवली। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि अगर ये अपना स्टॉक लिस्ट हो जाता है मार्केट के अंदर और बाकी सारे स्टॉक्स भी लिस्ट में से कोई भी हो जाता है, MSCI इंडेक्स के अंदर जो भी ऐड होगा, MSCI इंडेक्स के अंदर जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसके अंदर 1.21 बिलियन US डॉलर्स का जो इनकम है नेट सोल्ड जो FIS की तरफ से होता है उसके अंदर से 1.21 बिलियन US डॉलर्स का इंडियन स्टॉक्स के अंदर इन्फ्लो आने की पूरी संभावना है। अगर आप देखोगे सो टाटा पावर, SRF, एम्फेसिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, माइंडट्री, IRCTC एंड जोमेटो आर मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। एंड सेकेंड प्रोबेबिलिटी जिसको दी गई है वो IPCA लेबोरेटरीज एंड REC, ये सेकेंड चांस के हिस्से में उन्होंने रखा है। तो ये किसने रखा है? EDELWeiss। तो आप इसको सही प्रोनाउंस कर सकते हो। जो लोग आएंगे खाली यहाँ पर कमेंट में बताएंगे कि इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं वैसे प्रोनाउंस करते हैं, आपको आपका प्रोनाउंसिएशन मुबारक एंड हमको हमारी नॉलेज मुबारक। अगर आप देखो सो इन्होंने जो इतनी बड़ी एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, प्लस इनकी बहुत सारी आपको पता है कितनी बड़े काम है। एंड आपको अगर नहीं पता है गो सर्च फॉर इट यार, EDELWeiss आपको पता ये आप सर्च करो, आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ मिलेगी जो आपको सर्च करनी होगी। सो इन्होंने 2 स्टॉक का हाई कन्विक्शन बताया है कि ये 2 स्टॉक बहुत ज़्यादा इन्हें लगता है कि ऐड हो सकते हैं। एंड इनका हम कन्विक्शन क्यों सुने? बिकॉज ये एक बड़ी हस्ती है, आप जाकर सर्च करिए आपको पता चल जाएगा, उसके अंदर आपको ये सारे स्टॉक के लिस्ट के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आप देखोगे सो MSCI इंडेक्स के अंदर आपको पता ही है सबसे ज़्यादा वेटेज कौन रखता है, और सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अराउंड 10% का वेटेज रखता है जो है हमारे एनर्जी सेक्टर से। एंड एनर्जी सेक्टर टाटा पावर कुछ याद आया आपको? वैसे ही अगर हम बात करें इन्फोसिस की, और वो अराउंड 8% की होल्ड करता है। HDFC बैंक, SCICI बैंक, TCS, HUL, एक्सिस बैंक and so on. These all stocks are holding 48% of weightage in MSCI index. Also, you can refer this chart, this pie chart. This will really help you if you are really interested in knowing what what is the sector wise weightage of MSCI index. So इन्होंने एकदम अच्छी तरह से बनाया है एंड यहाँ पर दिख भी रहा है आपको सोर्स MSCI इंडेक्स। रीबैलेंसिंग आपको पता है साल में 2 बार होती है, सेमी एनुअली होती है। बाकी सारी अपडेट्स आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो MSCI इंडेक्स के हिसाब से। तो MSCI इंडेक्स क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। फॉर आर व्यूअर्स जो बिगनर्स है उनको मैं बताता चलूँ कि MSCI इंडेक्स मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है MSCI। तो क्या होता है, जैसा कि आपने देखा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स की बात होती है हमेशा कि सेंसेक्स 10 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब क्या कि हमारा इंडिया मार्केट में बुल रन आया है। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी नीचे है इसका मतलब क्या, बेयर रन आया है, मार्केट नीचे है। उसी तरह जैसे कि हम अब पैसा लगाने से पहले देखते हैं कि क्या सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तेज़ी आ रही है, क्या सेंसेक्स और निफ्टी गिर रहे हैं, क्या पैसा डालने और निकालने से पहले हम ये सारी चीज़ें सोचते हैं। वैसे ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया के अंदर पैसा लगाने से पहले देखते हैं कि जो इंडेक्स है वो MSCI इंडेक्स किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर MSCI इंडेक्स बहुत ही नीचे है तो लोग ज़्यादा पैसा लगाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर है तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर कैलकुलेशन होता है। सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब पैसा लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऑल्सो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। सो दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निफ्टी और सेंसेक्स को तो देखते हैं बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी MSCI इंडेक्स रहता है। सो MSCI इंडेक्स दैट इज़ वाई हमें ज़्यादा इसके अंदर ध्यान देना है। तो दोस्तों MSCI इंडेक्स के अंदर हमें ध्यान क्यों देना है? ओनली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला रीजन तो यह है कि कोई भी इंडेक्स, अभी जैसे कि MSCI इंडेक्स बहुत बड़ा इंडेक्स हो जाता है, तो अगर MSCI इंडेक्स के अंदर कोई भी स्टॉक आता है, हमारा स्टॉक अगर MSCI इंडेक्स के अंदर आ जाता है तो वो वाले स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आएगा, क्योंकि जो FIs है वो MSCI इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो MSCI इंडेक्स के अंदर वो ये लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन टेल कि हमारे स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट आएगा। दैट इज़ वाई हमें एक प्रोबेबिलिटी दिखती है कि इतना इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक के अंदर आएगा। जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कितना इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आने की संभावना है,
जो हमारे बड़े ब्रोकर और बड़े फंड हाउस ने बताया है। सो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। ये इतनी जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था उतनी प्रोबेबिलिटी है आने की, जो जिसमें सबसे कम जोमेटो की 150 मिलियन की लगाई जा रही है। सो जब 150 मिलियन सबसे कम है, 150 मिलियन यूएस डॉलर्स, तो आप समझ जाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना आ सकता है। एंड द सेकेंड रीज़न वाई टू वॉच अबाउट MSCI इंडेक्स, इट इज़ बिकॉज FIIs की वजह से। अब दोस्तों FIIs MSCI इंडेक्स के हिसाब से पैसा लगाते हैं। अब दोस्तों MSCI इंडेक्स इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि FIIs पैसा लगा रहे हैं। अब आपको पता है कि FIIs जब बेचना चालू करते हैं तो मार्केट 15-15 दिन तक नीचे रहता है। आपने हाल ही के 15 दिन देखे किस प्रकार से प्रेशर में था, क्योंकि FIIs बेच रहे थे एंड स्टिल FIIs आर कंटिन्यूसली बिन सेलिंग। बट ये जो 200 करोड़ 300 करोड़ आप मार्केट में देखते हो ना न्यूज़ चैनल पर के 300 करोड़ बेचा, 200 करोड़ बेचा, दोस्तों 200 करोड़ तो कुछ भी नहीं होता है। FIIs पूरा एक जब वो लोग पोर्टली खोलते हैं ना अपनी, तो सब पूरा मार्केट नीचे आता है। तो दोस्तों जैसे ही वो सेल आउट करना चालू करेंगे ना तो मार्केट तो नीचे आएगा, और अगर वो खरीदना चालू करेंगे तो मार्केट 1 लाख तक भी पहुंच जाएगा। उसमें कुछ दोहराए की बात नहीं है। अब तो इतना ज़्यादा बुल आ चुका है जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको कंजिक्यूट करने की वजह से उसको एक लेवल में लाने की वजह से उसमें थोड़ी सी प्रेशर आ रही है मार्केट में। बट स्टिल जल्दी ही हमें वो भी रिकवरी आते हुए देखने मिलेगी, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है 1 लाख तक सेंसेक्स पहुंच जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है, बट हम वो प्रेडिक्शन नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। MSCI इंडेक्स के अंदर आएगा तो सबसे पहले उसको रिलायबिलिटी मिलेगी कि ये स्टॉक MSCI इंडेक्स के अंदर है। सेकंड थिंग जो इसके अंदर मिलेगी वो ये मिलेगी कि इनफ्लो बहुत आएगा। थर्ड चीज़ मिलेगी कि FIIs की होल्डिंग भी बढ़ जाएगी अगले क्वार्टर से। और फोर्थ थिंग ये मिलेगी रिलायबिलिटी के साथ साथ हमें FIIs की इनकम के अंदर क्यों देखना है, क्योंकि अभी जो आपको ये मैंने आप बताया कि 200 करोड़ FIIs के लिए कुछ नहीं है। लोग 2000 करोड़ 20,000 करोड़ 2 लाख करोड़ के तक भी सेलिंग वो लोग कर सकते हैं, और उससे आगे भी जा सकते हैं, बट उसके लिए हमारे हिंदी के नंबर्स कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको वीडियो पे एंडिंग में ये बताना चाहूँगा कि MSCI इंडेक्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है, बिकॉज FIIs उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं।